तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आईएमएफ ने 1.2 बिलियन लोन को अप्रूव कर दिया है फॉर पाकिस्तान। एंड सबसे बड़ी बात, आदित्य एल1 ने एक मेजर डिस्कवरी की है विद रिस्पेक्ट टू सोलर फ्लेयर्स, एंड यूक्रेन ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि दे विल नॉट बी सीडिंग एनी काइंड ऑफ टेरिटरी टू द रशियन गवर्नमेंट और टू रशिया एज अ होल। सो उसके अलावा आज जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स। तो बेसिकली अब जो डीमैट अकाउंट्स हैं, आईपीओज हैं, उसकी वजह से एक्साइटिंग ऑफर्स लोगों को लगते हैं, बट एक्चुअल ट्रूथ क्या है उसको डिस्कस करेंगे। एकलव्य स्कूल्स के लिए अब स्पेसिफिकली क्या अड़चने आ रही हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन सूर्य किरण जो इंडिया और नेपाल की आर्मी की अब मिलिट्री एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और साउथ कोरिया ने फाइटर जेट्स क्यों भेजे एंड कहाँ भेजे, रशियन फाइटर जेट्स थे, चाइनीज फाइटर जेट्स थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अमेरिका अब टैरिफ्स लगाने जा रहा है ऑन राइस, एंड क्या उससे उनको कुछ फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला उसको डिस्कस करेंगे। एंड डेटा ऑन मिसिंग चिल्ड्रन, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो डेटा है मिसिंग चिल्ड्रन को लेकर आप उसको दीजिए, एंड क्या पोर्टल रिकॉग्नाइज है उसके बेसिस पे उसको डिस्कस करेंगे। एंड सिटीजनशिप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या बोला है कि सीएए के अंडर जो अब क्लॉजेज है उसको किस बेसिस पे एप्लीकेबल किया जाएगा। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड 11th दिसंबर, नॉट 11, 10th दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू, एंड रिलेटिवली उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। सो पहली आपकी न्यूज़ क्या कह रही है, आईएमएफ ने ओके किया है 1.2 बिलियन लोन का फॉर पाकिस्तान। तो अब आपको अब पता है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बेसिक काम क्या होता है। काम यही है कि वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपमेंटल जो लेवल पे बात की जाती है। 191 अगर हम बात करें करंटली इनके मेंबर्स हैं, तो 191 जो आईएमएफ के मेंबर्स हैं उनके बेसिस पे अगर देखा जाए तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी अगर डूब रही होती है या कुछ भी उनकी हेल्प चाहिए होती है तो आईएमएफ जो है वो आपको लोन जरूर प्रोवाइड करता है, बट उनकी शर्तें इस तरीके से होती है कि उनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उन शर्तों को माना नहीं जाता तो उसी के बेसिस पे आपको लोन डिनाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1991 में इंडिया में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, आईएमएफ से ही हमने वो पैसा लिया था, बट वो एलपीजी रिफॉर्म्स आईएमएफ ने हमें बोले थे कि आपको कंपल्सरली फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो इसी के बेसिस पे पाकिस्तान को भी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, नॉट इवन लास्ट ईयर, इवन ये भी मार्च अप्रैल की जब हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा खराब हुआ था, इकोनॉमी उनकी इतनी ज़्यादा डूबती हुई नजर आ रही थी, तो आईएमएफ ने यही बोला था कि आप एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वो पैसा लीजिए। इनिशियली एक लोन को सैंक्शन किया गया था, अब जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती हुई आईएमएफ को नजर आ रही है तो उसके बाद 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो अब आईएमएफ ने सैंक्शन किया है पाकिस्तान को कि उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टीम जो है वो टाइम एंड अगेन उनको भेजा जाता है कि वो कर सके अब प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन एंड उसके बाद उसको लोन दे सके। ठीक है, कि किस तरीके से इंस्पेक्शन पे या जो पहला लोन दिया गया है उसके बेसिस पे कितना काम चल रहा है कैसा नहीं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईएमएफ, द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आईएमएफ। सेकंड, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर कंट्री ऑन द एडवाइस ऑफ द आईएमएफ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टेटमेंट वन ही हमारी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं दैट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आईएमएफ। तो इसके अंदर क्या होता है कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्री होती है उनका एक गवर्नर होता है और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है ईच मेंबर कंट्री का, बट आईएमएफ उसके अपॉइंटमेंट के अंदर कोई दखल अंदाजी यहाँ पर नहीं करता। तो जो गवर्नर है वो मेंबर कंट्री के द्वारा खुद से ही यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, एंड वो जनरली क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं या जो गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक होते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर देखें तो आईएमएफ की जो पावर है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में दी गई है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ही खुद का शेयर होता है, उसी शेयर के बेसिस पे जो वोटिंग है वो अलाउ की जाती है। तो ये जो बोर्ड है ये मिलता है एटलीस्ट वंस अ ईयर। सो नेक्स्ट अब न्यूज हम देख लेते हैं कि मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स मनी वेंट टू फंड प्रोमोटर्स इन 2025। तो अब यहाँ पर ना दो एस्पेक्ट्स है न्यूज के। पहली एस्पेक्ट आपको ये बोलती है कि जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है ना वो इंडिया के केस में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, एक हाई राइज यहाँ पर देखने को मिला डीमैट अकाउंट्स को लेकर, बट यहाँ पर ना एक कैच भी है। एंड डीमैट अकाउंट्स के केसेस पे अगर आप देखोगे कि जो ट्रेडर्स है वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, कि सपोज मैंने डीमैट अकाउंट अपना खोल लिया, बट अब मेरे को कोई इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर है ही नहीं मार्केट को लेकर, बट सिंस अब मैं डीमैट अकाउंट खोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि अब वो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, वो ट्रेंड तो चल ही रहा है, बट उसके अलावा अब मैं ये भी चीज देखती हूँ कि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही हैं। तो अब क्या होता है कि मैं आईपीओ के अंदर जनरली पैसा लगा देती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा आइडिया होता भी नहीं है, क्योंकि अब लिटरेसी जो है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट्स वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है
डीमैट अकाउंट में ऑपरेट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो अब आईपीओ के लिए मैं अप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बेसिस पे कोई भी ऐसी कंपनी है जो पहली बार यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर एंटर करने जा रही है, तो उसके बाद क्या है कि जो वो पैसा आईपीओ स्टेट किस लिए किया जाता है कि एक्सपैंड करना है कंपनी को, ठीक है, कि उसको पैसा चाहिए बहुत ज्यादा। अगर उसको पैसा यहाँ पर चाहिए तभी वो अब आईपीओ के लिए जाता है, ठीक है। या एक्स्ट्रा उनको यहाँ पर जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको वापस से आप देखो कि एडिशनल शेयर्स भी अगर देने होते हैं, लिक्विडेट भी करने होते हैं, इन दैट केस वो अलग प्रोसीजर रहता है। बट यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आपकी आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में आई कि जो शेयर होल्डर्स हैं बनना चाहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अपना पैसा तो जरूर लगा देते हैं। अब वो पैसा लगाने का अब रीजन क्या होता है कि उनको लगता है कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। बट अब ये जो पैसा आईपीओ या कंपनी को शुरू करने के लिए लगाया जाता है वो वहां नहीं जा रहा, ठीक है। अब कोई भी इनिशियल इन्वेस्टर है, सपोज कोई एक कंपनी है जो मैंने खोली है, मैंने 100 करोड़ रुपया यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, एंड मेरे साथ 2-3 पार्टनर्स और हैं। जैसे ही आईपीओ के लिए कंपनी लिस्ट होती है उससे थोड़े टाइम पहले ही मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ मुझे वो 100 करोड़ रुपया मेरा दे दो, आई एम बेलिंग आउट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर के बेसिस पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो अब ये पब्लिक ऑफरिंग की बेसिस पे क्या हो रहा है कि वो जो पैसा इनिशियली कंपनी को ग्रो करने के लिए लगना था, अब वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है कि इस व्यक्ति के पास जो बेल आउट करना चाहता है। सेम ही चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में। तो इससे क्या होता है कि लिस्टिंग से पहले या लिस्टिंग के तुरंत बाद आईपीओ के प्राइसेस जो आपने देखेंगे होंगे कि वो या तो गिर जाते हैं सडन या एट पार रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है उसका पैसा तो डूबा ही डूबा, बट एक्चुअली में जो मार्केट ऑपरेटर है, ठीक है, उसके पास या इवन जो ब्रोकर होता है या जो इन्वेस्टर्स होते हैं मेजरली उनके पास वो पैसा चला जाता है। तो यही न्यूज आपको ये कह रही है कि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोग जो है उनका पैसा जो है वो प्रोमोटर्स के पास ज्यादातर गया है। प्रोमोटर्स वही व्यक्ति होते हैं जो मेजरली अब क्या कर रहे हैं, कंपनी की शेयर होल्डिंग जो है रखते हैं, ठीक है, और जो बेल आउट कर देता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये न्यूज आपको यहाँ पर यही बता रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीओस। तो माइंडेड एसएमईज के केसेस में ये चीजें अलग होती हैं। एक हमारी नॉर्मल कंपनी एक एसएमईज है, ठीक है। एसएमईज जो है वहां पे जनरली गवर्नमेंट की बैकिंग आपको देखने में ज्यादातर मिलती रहती है। तो अब पहली स्टेटमेंट कह रही है एसएमईज डोंट रिक्वायर, एसएमई की जो आईपीओज है दे डोंट रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि मेन बोर्ड आईपीओज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो स्ट्रिक्टर कंप्लायंस पोस्ट द इशुएंस ऑफ आईपीओज। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। तो इन सिंपल शब्द में अगर स्टेटमेंट्स आपको बताने की कोशिश करूं कि जो अब सेबी के द्वारा यहाँ पर रेगुलेशन होती है, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर है सेबी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो एसएमई की जब भी रिक्वायरमेंट होती है आईपीओ की फुलफिलमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि उनको सेबी की कंप्लायंस करने के लिए या सेबी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। अब एसएमई और डिफरेंस है मेन बोर्ड कंपनीज के बीच में। मेन बोर्ड कंपनी जैसे कि नॉर्मल कंपनी, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड टू फॉलो स्ट्रिक्टर कंप्लायंस पोस्ट द इशुएंस ऑफ आईपीओस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंशिएशन देख लीजिए। सबसे पहली चीज रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो अब सबसे पहले मेन बोर्ड आईपीओ की जो कंपनी है उसको रिव्यू किया जाना सेबी के द्वारा जरूरी है। बट एसएमई के पास जो गवर्नमेंट की बैंकिंग ऑलरेडी है एंड वो क्या करती है, वो एनएससी या बीएससी, ठीक है, दोनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी जो लिस्टिंग हो जाती है डायरेक्टली, तो जो रिव्यू प्रोसेसेस है रिलेटिवली उनके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि एसएमई को सरकार इस टाइम पे प्रमोट भी कर रही है। दूसरी चीज ये है कि जो एसएमईज है वो छोटी कंपनीज है एंड दे वांट टू ग्रो फास्टर, ठीक है, ग्रो फास्टर एंड विद द बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है ईज आउट किया गया है इनके लिए प्लान। दूसरी चीज है कि जब हम नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली और जो एसएमई की बात कर रहे हैं उनको भी इस टाइम पे ढील दी गई होती है पोस्ट इशुएंस की कंप्लायंस में। क्यों? क्योंकि जो दूसरी मेन बोर्ड कंपनीज होती हैं उनको क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश करने होते हैं, डिटेल्ड गवर्नेंस, डिस्क्लोजर नॉर्म्स, ये सारी चीजों से वो अब बाउंड होते हैं। बट जब हम यहाँ पर एसएमई की बात करते हैं, रिलैक्स कंप्लायंस है उनके लिए, उनकी सिर्फ हाफ ईयरली रिपोर्ट जाती है। सिंप्लीफाइड नॉर्म्स यहाँ पर एसएमईज के लिए रखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि एसएमईज का मेजर आइडिया क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादातर जुड़े हुए हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इस टाइम पे बूस्ट देने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए सरकार मेजरली काम कर रही है। नेक्स्ट आपकी न्यूज कहती है हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट नॉट टू अप्रूव एकलव्य स्कूल्स अंटिल लैंड इज मेड अवेलेबल। तो अभी सेशन है पार्लियामेंट का, तो हाउस पैनल ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एकलव्य स्कीम जो है उसको शुरू किया था, ठीक है। एकलव्य स्कीम डील्स विद कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर चांस मिले स्कूल्स का, है ना, क्योंकि अब ट्राइबल एरियाज जो हैं बहुत सारे, आप कह सकते हो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर, इंटीरियर ऑफ द इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, ठीक है, एंड वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी इतना ज्यादा जुड़ना नहीं चाहते, बट एजुकेशन का एक्सेस, क्योंकि वो भी इंडियन सिटीजन है, उनको भी मिलना चाहिए, है ना, राइट टू एजुकेशन हम बात करते हैं आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली। सो अब इसी वजह से एकलव्य स्कीम जो है उसको इंक्लूड किया गया था। तो उन्होंने बोला कि जितने भी स्कूल सैंक्शन
क्यों है, दैट इज 722 स्कूल जो है वो सैंक्शन किए गए थे अंडर दिस स्कीम, उसके बेसिस पे सिर्फ 477 जो है वो फंक्शनल किए गए हैं, 341 जो है दे वर रन फ्रॉम होम इटसेल्फ। तो अब क्या इशू मेजर आ रहा है, तो उस पर जो रिस्पॉन्स आया गवर्नमेंट का वो यही था कि एकलव्य स्कूल्स जो हैं वो अभी इसी वजह से रोके जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए जो लैंड अवेलेबल कराई जानी थी वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, लैंड की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो इसी वजह से जो बच्चे हैं उनका जो अब आप देख सकते हो कि स्कूलिंग में इशू आ रहे हैं, तो इसी वजह से जो स्कूल्स हैं वो घर से ही चलाए जा रहे हैं या वो किसी और बिल्डिंग को रेंट करके लिए जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर रिस्पॉन्स यही आया है कि एटलीस्ट जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको जितनी एजुकेशन दी जा सकती है वो दी जाए, ठीक है। बट अब कोई भी अगर स्कूल अप्रूव होता है अंडर द एकलव्य स्कीम तो उसके लिए पहले लैंड की एक्वायरिंग होगी, एक्वायरिंग होने के बाद ही वो जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। एंड ये इस कॉन्टेक्स्ट में उठाया गया क्योंकि इस बार आप देखो कि बिरसा मुंडा की एनिवर्सरी जो है 150th हम देख रहे हैं, उसके बाद जो सरकार है वो ट्राइबल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्कीम्स को लेकर आई है। तो आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स को भी सरकार ने इस बार बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, ठीक है, तो उनकी जो लेगेसी है उनको प्रमोट किया था, तो इसी वजह से उनको या उनकी जो आगे आप कह सकते हो कि लीनिएज को यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी भविष्य है इंडिया का। देन क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं जो हमारी ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005। सेकंड है कि डेंसिटी ऑफ एसटी पॉपुलेशन शुड बी हायर देन 90% टू सेट अप एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। अब इनिशियली यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ये स्कीम है ये 2005 में नहीं लॉन्च हुई थी, दिस वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1997 1998, ठीक है। तो 98 के टाइम पे जब ये हुई थी उस टाइम पे प्रोविजन यही थी, ठीक है, उस टाइम पे प्रोविजन यही थी कि अब पहली स्टेटमेंट आपकी ये करेक्ट हो जाती है, तो पहली स्टेटमेंट सॉरी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। 90% जो है वो अब एसटी पॉपुलेशन एक जगह पे आइडेंटिफाई की जानी जरूरी है, ठीक है, मिनिमम, ताकि आपका जो एकलव्य मॉडल जो डे बोर्डिंग स्कूल है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। बट अब एक 2002 के अंदर भी ना थोड़े से सरकार ने चेंजेस किए थे, दैट डज नॉट मीन कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। 90% जो है पायलट रन के लिए सेटअप करने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो जरूरी है। बट साल 2022 के अंदर अगर आप देखो, सॉरी नॉट 2002, 2022 के अंदर अगर आप देखो तो सरकार ने ये चीज बोली कि जहां पर 60 या 50% पॉपुलेशन अगर एसटी भी है ना, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हम यहाँ पर पायलट रन के बेसिस पे जो एकलव्य स्कूल्स है उनको भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो सोनली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, बट उसके लिए कोई अब यहाँ पे रिटर्न बात तो नहीं की गई है। बट अभी अगर आपको ये प्रोविजन भी दी जाए कि 90% पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड तो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। तो पोस्ट 2022 यहाँ पर सरकार ने ये चीज को भी बोला है कि 50% एसटी पॉपुलेशन को भी अब हम केटर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब 90% पॉपुलेशन वाले एरियाज में मेजरली जो अब एकलव्य स्कूल्स है वो जनरली खोल दिए गए थे, ठीक है। तो ये अपडेशन जो है उसको ध्यान में रखना। देन सूर्य किरण 19 इंडिया और नेपाल की आर्मी की एक्सरसाइज है वो उत्तराखंड में कंक्लूड हुई। तो अब ये अब मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है किस बेसिस पे होती हैं, इसके पीछे का रीजन है यूनाइटेड नेशन का चार्टर। यूनाइटेड नेशन का चार्टर नंबर क्या है यहाँ पर, चार्टर नंबर 7। उसके बेसिस पे जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है इसको टाइम एंड अगेन कंडक्ट कराया जाता है, जो कि कंपल्सरीली यहाँ पर सरकार ने या इवन की इंटरनेशनली आप कह सकते हो बाउंड ट्रीटी के बेसिस पे यहाँ पर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होती हैं। तो अब ये एक्सरसाइज जो है इस बार उत्तराखंड में कंडक्ट की गई थी। तो अब आइडिया क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाना, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात अंडरस्कोर सीमलेस इनटू इंटरऑपरेबिलिटी, सिंक्रोनाइज्ड मिशन प्लानिंग अगर रिक्वायर्ड हो कभी उसको कैसे हो सके, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कंबाइंड टैक्टिकल ऑपरेशंस, ठीक है, कि कंबाइंड अगर आपको कभी काम करना पड़ जाए तो किस तरीके से आप काम करोगे। काउंटर टेररिज्म, सिर्फ सिंस अब नेपाल है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी है, अगर टेररिज्म को काउंटर करने की बात आती है तो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से आप काम करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसी बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, अब आपका पेपर का पर्सपेक्टिव यही बोलता है कि सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है। तो रिलेटेड टू दैट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, गरुड़ शक्ति फ्रांस, मित्र शक्ति श्रीलंका, शक्ति इंडोनेशिया। हाउ मेनी पेयर्स अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों की तीनों करेक्टली मैच है। तो आई होप आपको ना ये चीज आइडिया लग गई होगी कि मैम हमेशा से जो पेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं उसके अंदर ऑप्शन नंबर डी देती है, तो ऐसा नहीं होता। तो तीनों की तीनों यहाँ पर करेक्टली मैच हैं। एंड दिस इज द अपडेटेड लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज जो कि 2025 के अंदर अभी तक कंडक्ट हुई है, ठीक है। तो अब इसका टेबल आप संभाल के रखना क्योंकि ये पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एंड ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ तो चली ही जाती है। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आदित्य L1 ज्वाइंस ग्लोबल एफर्ट revealing why the solar storm of 2024 was behaving unusually। उसके पीछे का रीजन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि आदित्य L1 आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा क्या है कि सबसे पहली बात आपका ये सन है, ठीक है, उसके बाद ये आपकी अर्थ है, ठीक है। हमारे पास लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं। लैग्रेंज पॉइंट
क्या है सबसे पहले कि अनइंटरप्टेड व्यू हो, ठीक है। अनइंटरप्टेड व्यू के बेसिस पे यहाँ पे क्या है कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ही आदित्य L1 को यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है कि अनइंटरप्टेड व्यू कैसे, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक्लिप्स होता है तो भी जो व्यू है वो इंटरप्ट नहीं होता, एंड ये 24/7 जो है मॉनिटरिंग करता है ऑफ द सन। तो आदित्य L1 मिशन का यही प्लान था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, अब जो सोलर स्टॉर्म्स है, कोरोनल मास इजेक्शन जिनको हम बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू उन्होंने लिया है। तो मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में ये चीज बताती हूँ कि क्या हुआ है पूरा का पूरा, बट उसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस न्यूज को आप खुद से पढ़ो, ठीक है। तो अब कोरोनल मास इजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो क्या है, सन का जो कोरोना होता है दैट इज द आउटर लेयर, जो कि हमें जनरली डिसाइडेड दिखती भी है ना, एंड कि वो अब क्या होता है कि सन के अंदर प्लाज्मा तो है ही है। प्लाज्मा अगर आपको मैं एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आपने मटर देखा होगा, मटर को अगर आप बहुत ज्यादा हीट कर देते हो, या पॉपकॉर्न को भी जब आप बनाने वाले होते हो तो इन दैट केस कॉर्न को भी आप एक्सट्रीमली हीट करते हो, तो उसके अंदर प्लाज्मा यानी कि द रिमेनिंग वाटर, या इवन की जो आप कह सकते हो वाटर लाइक ए फ्लूइड लाइक कोई चीज होती है, मटेरियल होती है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो प्लाज्मा सडनली फटता है, ठीक है, तो पॉपकॉर्न बन जाता है। इन दैट केस अगर हम देखें तो पी के केस में वो पी जो है उसकी भी आउटर लेयरिंग फट जाती है ना। तो इसी तरीके से सन के अंदर भी प्लाज्मा की एग्जिस्टेंस होती है। तो ये प्लाज्मा जो है अब क्योंकि हमारे पास जो फिजन एंड फ्यूजन दोनों की साइमल्टेनियसली जो रिएक्शंस है वो चल रहे होते हैं सन के अंदर, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो प्लाज्मा है इसका इंटरेक्शन होता है। प्लाज्मा जो है उसका जब केमिकल चेन प्लस हीट की वजह से जो प्लाज्मा है वो सडनली अब क्या करता है, रिलीज करता है अलॉट ऑफ इजेक्शंस, ठीक है। इजेक्शंस क्या है, सडन हीट को रिलीज करता है इस केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो भी रिलीज की जाती हैं। वही मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ अब क्या करती है, इंटरफेयर करती हैं। इससे क्या होता है, सैटेलाइट्स उड़ जाती है, कई बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो इसको हम कोरोनल मास इजेक्शंस बोलते हैं लेमन टर्म्स, ठीक है। तो अब इस बार क्या हुआ था कि जो 2024 के अंदर इवेंट हुआ उसके बाद उस सिचुएशन के टाइम पे कि दो कोरोनल मास इजेक्शंस दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सन से टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम गई, ठीक है। अब दो बबल्स आप सपोज कर लीजिए कि वो गए सीधा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऑन द वे जाते जाते अब उनकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अपनी आपस में होंगी, तो वो इतना ज्यादा आप कह सकते हो कि आपस में मिल जाती हैं। आपस में मिलने के बाद वो क्या होता है कि जो अब मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरीके से आपस में मिल जाती हैं कि वो एक आप कह सकते हो रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाना लग जाती हैं, ठीक है। कितना ज्यादा ये हैवी ऑन एनर्जी था कि दोनों के मिलने के बाद इतना बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो कि इवेंट हुआ कि जो दोनों की ही मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर ले लेती हैं। तो अब क्या हो जाता है, ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई। रोप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अब बनने के बाद, स्ट्रेंथन होने के बाद फाइनली वो अर्थ की जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करती है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा था। बल्कि आप पहले देखो कि एक सिंपल केस में एक सिंपल बबल से जब अर्थ की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, ठीक है, तो एक सिंपल बबल है, नॉर्मल चलता रहता है कोरोनल मास इजेक्शन के केसेस में, है ना। बट अब ये दो मिल गए एंड आपस में इनकी एनर्जी जो है 1 और 1 11 बोलते हैं ना हम, इसी केस में यही चीज हुई है कि ये रोप लाइक स्ट्रक्चर जो है एक हैवी प्रोसेस के साथ, एक हैवी एनर्जी के साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करता है, एंड फाइनली जो उसका आउटकम होता है वो ऐसा होता है कि मेजरली जो कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। तो यही सेम चीज जो है यहाँ पर आदित्य L1 ने अंडरस्टैंड की, एंड ये एक ब्रेक थ्रू है इंडिया के लिए, क्योंकि अब मेजर कंट्रीज जैसे कि अब हम यूएस की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, उनको कंपीट करने के लिए अब आप देख सकते हो कि ऐसी रिसर्चेज अगर आदित्य L1 की तरफ से आ रही हैं तो वो एक अपने आप में ही ब्रेक थ्रू है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कोरोनल मास इजेक्शंस आर सोली लार्ज एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम द सन्स कोरोना। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। सेकंड स्टेटमेंट है कि कोरोनल मास इजेक्शंस एक्सपैंड इन साइज एज दे प्रोपोगेट फ्रॉम द सन। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो पहली स्टेटमेंट आप ना थोड़ी सी ध्यान से पढ़ो। कोरोनल मास इजेक्शंस आर सोली लार्ज एक्सपल्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैंने आपको बताया वो प्लाज्मा के साथ साथ अब मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर सोली वर्ड जो है अपने आप में ही स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर देता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को जनरली जब तक वो फैक्ट नहीं होता, एक्सट्रीम केसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत ही होगी। तो इन दिस केस ऑल्सो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलावा भी अगर हम देखें तो प्लाज्मा जो है उसको भी रिलीज करता है। कोरोनल मास इजेक्शन के केसेस में प्लाज्मा भी रिलीज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि जब कोरोनल मास इजेक्शन है वो हो रही है, जैसे जैसे वो सोलर सिस्टम से होते हुए डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इंटरफेयर करती हैं, तो वो क्या होंगी, वो तो एक्सपैंड ही करेंगी ना, क्योंकि अब जो यूनिवर्स है वो दैट इज इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग, तो वो भी एक्सपैंड करेंगी। तो जैसे ही वो सन से दूर जाती है तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी जो है करेक्ट हो जाती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप ऐसे देखो कि अब
ये इमेजेस को देखो ध्यान से कि सोलर मास इजेक्शंस दिखती कैसे हैं, ठीक है, एंड कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि 1 है, 2 है, 3 है। तो इसी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। देन अब हम न्यूज को डिस्कस करते हैं। साउथ कोरिया सेंड्स फाइटर्स आफ्टर रशियन प्लेन्स अप्रोच। तो अब क्या हो गया कि जो साउथ कोरिया है, ठीक है, अब मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, साउथ कोरिया जो है इन कंप्लायंस या एक एलाई है ऑफ द यूएसए, ठीक है, ऑफ द यूएस। एंड यूएस के अब आप जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो चाइना की भी है, वो रशिया की भी है। रशिया के केस में अगर हम देखें तो वो यूक्रेन की वॉर है, चाइना के केस में देखें तो ताइवान का सिचुएशन चल रहा है। तो इसी के केसेस में अगर आप देखो कि वायलेशन जो है टाइम एंड अगेन रशिया की तरफ से पहले पोलैंड की साइड पे देखने को मिल रही थी, अब इस बार जो है वो साउथ कोरिया के टाइम पे देखने को मिली है। ऑल्दो वो एयर स्पेस में यहाँ पर जरूर एंटर नहीं हुए हैं, ठीक है, वो अब एयरक्राफ्ट के डिफेंस जोन में आए, ठीक है, जो उनके एरिया के डिफेंस जोन यानी कि उनकी रडार पे कहीं पे नजर आए, ठीक है। अनऑथराइज एंट्री नॉट ओनली इन द एयर स्पेस के अंदर नहीं आए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि चाइनीज मिलिट्री का एक या दो एयरक्राफ्ट थे, 2 या 3 एयरक्राफ्ट जो थे वो रशियन एयरफोर्स के थे, एंड वो एंटर होते हैं स्पेसिफिकली इन द डिफेंस जोन, बट उसके बाद वो रिट्रीट कर जाते हैं। तो ऐसा कोई मोटिव यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है उसके पीछे का रीजन, बट कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए कि ये चीज जो है वो भी शुरू होती हुई नजर आ रही है कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। देन फाइनली यूक्रेन रशिया वॉर पे जेलेंस्की जो कि पहले झुकना चाह रहे थे, वो अब झुकने के लिए मना कर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली ये चीज बोल दी है कि हम अपनी कोई भी टेरिटरी रशिया को नहीं देने वाले। अदरवाइज डॉनबास रीजन में स्पेसिफिकली डोनेस्क एंड लुहांस्क की जब हम बात कर रहे थे, वो अब यूएसए के द्वारा जो ब्रोकर्ड पीस प्लान था उसके अकॉर्डिंगली ये चीज बोली जा रही थी कि वो देंगे, है ना, या यानी कि जो यूक्रेन है वो देना चाह रहे थे अपनी टेरिटरी को, ठीक है, कि अब कोई बात नहीं, बट वी वांट लॉन्ग टर्म पीस। बट अब कल देखोगे कि E3 की मीटिंग के बाद फाइनली यूक्रेन या जेलेंस्की ने डिसाइड कर लिया कि हम किसी भी तरह की टेरिटरी सीड नहीं करना चाहते टू रशिया। तो अब ये अपने आप में एक एक्साइटिंग न्यूज है। क्या होने वाला आगे आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता, जो भी होगी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी, बट डॉनबास रीजन को तो यूक्रेन कहीं से भी देने के लिए तैयार नहीं है टू रशिया, ठीक है। तो अब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और बिल्डअप करेंगे जैसे जैसे न्यूज आती रहेगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें न्यूज को, ट्रंप मल्स टैरिफ्स ऑन इंडियन राइस मूव मे अफेक्ट यूएस मोर। कहने का मतलब यही है कि अब 50% टैरिफ यूएसए ने इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी लगा ही दिया है ना, बट अब 10% के आसपास जो टैरिफ है वो राइस के केस में इंडिया एंड थाईलैंड के ऊपर लगाने की बात कर रहा है यूएसए। एंड इसके पीछे का रीजन पता है क्या है? उनको ये लगता है कि इंडिया और थाईलैंड जो है अपना एक्सेसिवली प्रोड्यूसिंग, जो अब आप देखो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज ही हैं दोनों, है ना, इंडिया एंड थाईलैंड की बात करें तो राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में भी अगर हम बात करें तो राइस जो है एंड इवन की सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं तो इंडिया भी राइस का एक्सपोर्टर है ही है। तो उनको ये लगता है यूएसए को कि राइस जो है एक्सेस में डंप किया जा रहा है, जो कि लो क्वालिटी राइस है, एंटी डंपिंग पॉलिसीज है डब्ल्यूटीओ की। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये चीज बोला कि इंडिया और थाईलैंड जो है वो राइस को, एक्सेसिव राइस को एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए के अंदर, जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। बट द थिंग दैट यूएसए इज नॉट रियलाइजिंग इज कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज ट्रू नहीं है, ठीक है। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ 3% राइस ही एक्सपोर्ट करता है टू यूएसए, ठीक है। हम तो इंडिया के लिए जो मेजर मार्केट यूएसए प्ले करती है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में करती है? टेक्सटाइल के सेक्टर में करती है, डायमंड इंडस्ट्री, ज्वेलरी की इंडस्ट्री के लिए करती है, अपैरल्स के लिए ज्यादातर डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट इंडिया को ऑन यूएसए। बट व्हेन इट कम्स टू राइस एंड जो एडिबल्स हैं, एंड स्पेसिफिकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज जो राइस है, इन दैट सिचुएशन हम उनको एक्सपोर्ट इतना करते ही नहीं। मेजर एक्सपोर्ट हमारा कहाँ जाता है? यूके सेक्टर में जाता है, ठीक है। एंड इवन कि अगर आप देखोगे गल्फ नेशंस में ज्यादातर हमारा जो राइस है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो हमें जरूरत नहीं है उनको इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करने की। बट अब जो ये टैरिफ लगाया जाएगा एक्सेसिवली, जो 50% से एडिशनल होगा, तो वो यूएसए के लिए खुद के लिए ही भारी पड़ेगा, एंड ये न्यूज आपको ये चीज बताती है। देन सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू गिव नेशन वाइड डेटा ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। तो अब जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दे हैव गॉन मिसिंग, उनका कोई यहाँ पर लेखा जोखा भी नहीं है, ठीक है। बल्कि हमारे पास एक पोर्टल भी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था, न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। उन्होंने यही चीज बोली कि जो डेडिकेटेड पोर्टल है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर स्पेसिफिकली चाइल्ड मिनिस्ट्री को, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री को बोला गया है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को बोला गया है जो अब मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट जिस तरीके से जैसे भी आती है आप उसको डायरेक्टली अपलोड कीजिए, ठीक है। एंड उसी अपलोड के बेसिस पे ये, एंड सबसे बड़ी बात, ये डिसीजन जो है बीवी नागरंथा एंड आर महादेवन, इनकी स्पेसिफिक जो ये जजेस हैं, इनके केसेस पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिपोर्ट फाइल की थी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिसिंग जो है उनका नंबर इंक्रीज हो चुका है। बट जो गवर्नमेंट है उनका कहीं पे भी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उनका कोई लेना देना इतना ज्यादा बन नहीं रहा उस सिचुएशन में, है ना। बट दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, क्योंकि कहीं पे भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मिशन वात्सल्य जो है
उसके बेसिस पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको देखना पड़ेगा बच्चों को भी, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन आर ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वो फ्यूचर है कंट्री का, ठीक है। तो अगर ऐसे ही चिल्ड्रन मिसिंग हो रहे हैं तो उसके पीछे का पहली बात तो आप रीजन आइडेंटिफाई कीजिए, एंड क्या है वो इन्फॉर्मेशन जो जिस बेसिस पे वो बच्चे जो है अब गुम रहे हैं, तो कहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची, वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अब मिशन वात्सल्य के अंडर यहाँ पर कवर की जाए, एंड जो भी रिक्वायर्ड पोर्टल है उसको बनाया जा सके, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड पोर्टल पे टाइम एंड अगेन ऑन द बेसिस रियल टाइम बेसिस पे जो डेटा है वो अपलोड किया जाना चाहिए, एंड ये जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है डायरेक्टली कि जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट आपकी न्यूज कह रही है सिटीजनशिप अंडर सीए ओनली आफ्टर स्क्रूटिनी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसआईआर कंडक्ट हो रही है डिफरेंट स्टेट्स में, एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखो कि बॉर्डर स्टेट्स में, सबसे पहले बिहार की बात की गई थी, बिहार के बाद डिफरेंट स्टेट्स में, जिनमें अब स्पेसिफिकली यहाँ पर वेस्ट बंगाल के केस में ये बात की जा रही है। अब वेस्ट बंगाल के केस के अंदर क्या हो रहा है, या इवन की डिफरेंट जो हमारी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अब क्या हो रहा है कि सीए के अंडर अगर आप देखो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ना दो जो सेक्शन है उसके ऊपर ध्यान में दो कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने अमेंड किया था कि एनी पर्सन जो कि माइनॉरिटी से बिलोंग करता है एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, यहाँ पर माइनॉरिटी में रिलीजियस माइनॉरिटी को, और जो अब मुस्लिम नहीं है, यानी कि जो हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, इवन कि क्रिश्चियंस को इन्वॉल्व किया गया था, जेन्स को एंड पारसीज को इन्वॉल्व किया था, एंड उनको उनके नेशन से, आसपास वाले नेशन से, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उन्हीं रिलीजियस माइनॉरिटीज को अगर तंग किया जा रहा है उनके नेशन में एंड वो भागकर इंडिया आते हैं तो उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। सीए के ये एक्ट ने यहाँ पर सेक्शन जो 2 है उसके अकॉर्डिंगली बताया गया था। एंड एक और है सेक्शन 6B के अकॉर्डिंगली सीए अलाउ करता है इन लोगों को कि एक स्पेशल एग्जाम्पशन दी जाएगी ताकि उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा सके बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्या है कि सरकार ने ये चीज को नोटिस किया है कि अब जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर बोल रहे हो, ये चीज तो ठीक है, हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ये एग्जाम्पशन प्रोवाइड जरूर की जा रही है सीए के द्वारा, बट आप इस चीज को भी और ध्यान रखो कि सिंस हमारा जो अब सिटीजनशिप का प्रोग्राम है या इवन सिटीजनशिप की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप अगर इसको समझ रहे हो कि ये आपको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कि हमारा जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ठीक है। कि उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, बट सीए एक्ट जो है वो अब सिंस अब कॉन्स्टिट्यूशन ने एंड में यही चीज बोली कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो, है ना, इन द सिटीजनशिप या कुछ एडिशनल रूल्स बनाने हैं, पावर जो है वो इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, तो पार्लियामेंट ने सीए को जरूर बनाया। तो इन दैट सिचुएशन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली है कि आप अगर ये समझ रहे हो कि आपको ये इजी वे आउट मिल रहा है तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब सिटीजनशिप जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी, यानी कि पूरी जांच पड़ताल होगी कि एक्चुअली में अगर आप अपने देश से भागकर आए हो तो क्या आप सते सताए आए हो या नहीं आए हो। सच में ये बात उन्होंने बोली कि एक्चुअली में आप वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी होकर आपको तंग किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, जिस बेसिस पे आप भाग कर आए हो या नहीं, क्या वो एक्चुअली में सच है भी या नहीं, ठीक है। एक चीज उन्होंने स्ट्रिक्टली यहाँ पर ये बोली कि अधेरेंस होगी उस प्रोसेस की, दैट इज स्क्रूटनी। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि अगर एसआईआर को कंडक्ट भी कराया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी बात की, आपको बाहर भेजा नहीं जाएगा जब तक स्क्रूटनी नहीं होती, तब तक आपको इंडिया से यहाँ पर निकाला नहीं जा रहा है, बट स्क्रूटनी के बाद अगर आप यहाँ पर वैलिड निकलते हो कि नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे आपको दे दी चाहिए सिटीजनशिप, तो आप वोटिंग के हकदार भी होगे, ठीक है। बट सबसे पहले स्क्रूटनी की रिक्वायरमेंट है कि हम आपके साथ इक्वली यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन का राइट है। सिटीजन अगर आप अभी तक नहीं बने तो आपको, चाहे आप एसआईआर में आपका नाम आया नहीं आया, बट हर जब भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो आप एडिशनली कह सकते हो, बोल सकते हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में डाल दीजिए। तो इन दैट सिचुएशन आपको भी क्या करना चाहिए, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट स्क्रूटनी जो है वो होना जरूरी है, ताकि अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके साथ यहाँ पे ज्यादती ना हो, प्लस अब जो दूसरे लोग हैं जो अब इंडिया के अंदर भाग कर आते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पर किसी तरीके से आप कह सको कि एक ऐसा मौका ना मिले कि वो अब इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर होकर सिटीजनशिप ले जाए, ठीक है। तो वो अब गलती हो जाएगी इन दैट सिचुएशन, तो स्क्रूटनी इज अ मस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बैलेंसेस को, चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करते हुए ये बात को बोला है, ठीक है। तो अब 2026-2027 के जो बैचेस हैं दे आर लाइव नाउ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल्स के भी, ठीक है, एज वेल एज फॉर जीएस। एंड अगर आपको इंडिविजुअल यहाँ पर कोर्स परचेज करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043 आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड कॉमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड मैं देख रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी क्वेरीज मुझे नहीं आ रही हैं टाइम एंड अगेन, तो प्लीज आप अपनी क्वेरीज को पूछिए ताकि चीजें जो है वो आसान कर सकूँ मैं आपके लिए भी, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द यूपीपीसीएस बैच जो कि अब अवेलेबल है,
नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 का अगर आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आपकी कंप्लीटली प्री एंड मेंस दोनों को कवर यहाँ पर किया जाएगा। एनसीईआरटी के बेसिक्स आपके कवर किए जा रहे हैं, आपको एचएलटी एफएलटी सब कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी तैयारी जो है वो जबरदस्त होने वाली है। एंड अगर मेंस की बात करें तो मैं ओपनली अगर आपको बताऊं तो मेंस के अंदर आपको जो हिंदी एस्से है वो हम यहाँ पर कवर नहीं करवा रहे हैं, इंग्लिश एस्से आपका यहाँ पर कवर हो रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं जीएस के, प्लस इंग्लिश एस्से आपका कवर हो रहा है, हिंदी एस्से यहाँ पर कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो सेम आपके पास वेबसाइट है, सेम ही ईमेल आईडी है, ठीक है, सेम ही आपका जो ये टोल फ्री नंबर रहेगा, इसी के बेसिस पे आप हमें कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई भी बैच की इंक्वायरी करना चाहो तो कर सकते हो। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।